बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट है। देखें, आप क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज के अंदर ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, सबसे पहले हम उनको सीखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो लाजमी क्लियर करें। लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आप किसी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जी आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया होगा जो कि प्लेलिस्ट है। और इस प्लेलिस्ट में क्या होता है, प्लेलिस्ट में बेसिकली आज तक जितनी भी एक्सरसाइज और चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे मौजूद हैं। आप जिस एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं, जिस चैप्टर को समझना चाहते हैं, सिंपल उस प्लेलिस्ट में जाएं और उस चैप्टर को आप निकाल सकते हैं और उसको आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जी अगर आप लोगों ने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यानी कि आप फजल एकेडमी का हिस्सा नहीं है, तो आप फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फजल एकेडमी का हिस्सा बने। तो बाकी जी अभी हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट में सबसे जो पहला पॉइंट समझ लें, वो है कि जी पॉलीगॉन होती क्या है। क्योंकि आप एक्सरसाइज के अंदर देखें बार बार एक वर्ड यूज़ होगा पॉलीगॉन। तो ये मैंने आपके सामने इसके दो हिस्से बना दिए, पोली और ये गॉन। अब पोली का मतलब होता है जी मैनी और गॉन का मतलब है एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसी शेप है जिसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं। एंगल्स के साथ साथ आप साइड्स भी कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसी शेप है जिसके अंदर बहुत सारे एंगल्स और बहुत सारी साइड्स भी होती हैं। ठीक है, अब साइड से एक और बात आप माइंड में रखें कि कम से कम अ पॉलीगॉन हैज़ एट लीस्ट 3 साइड्स। ठीक है, इसमें कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए और 3 एंगल होने चाहिए। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हम ये जो पॉलीगॉन होती है ये क्लोज्ड शेप होती है, तो क्लोज शेप के लिए कम से कम 3 साइड्स का होना ज़रूरी है। और जब 3 साइड्स होती हैं तो एंगल भी 3 ही बन जाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने साइड से एक और भी चीज़ याद रखनी है कि साइड्स में जो साइड्स हैं उसकी स्ट्रेट लाइन होती हैं, ऐसी कर्व्ड लाइन नहीं होंगी। ठीक है, पॉलीगॉन में हमेशा स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है। ये मैंने आपके सामने एक शेप बना दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइन, ये तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन है और इसके अंदर आप देखें तो 3 साइड्स हैं। ठीक है, और एंगल बेसिकली 2 लाइंस की मदद से ही बन जाता है, तो यहाँ पर एंगल भी जो है वो 3 ही बनते हैं। तो ये कम से कम जो है ना पॉलीगॉन हो सकती है वो ये वाली हो सकती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 साइड्स भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, तो बहुत सारी साइड्स भी अगर आप करना चाहें तो भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये जो जहाँ पे 2 लाइनें आपस में मीट कर रही हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स। और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम वर्टिसेस वर्ड यूज़ कर लेते हैं, यानी कि ये सिंगुलर है और ये जो है ये प्लूरल है। अब मैंने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है कि वर्टेक्स क्या है, कि एक ऐसा पॉइंट है वे 2 लाइन, यहाँ पर आप देखें एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है। ठीक है, लाइन सेगमेंट मीट मतलब ऐसे मिल रही है आपस में, इज कॉल्ड वर्टेक्स, उसको कहा जाता है वर्टेक्स। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जी कि पॉलीगॉन क्या होती है। अब आपको मैं 2 तरह की पॉलीगॉन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि एक्सरसाइज के अंदर आपको काम आएंगी, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है जी रेगुलर पॉलीगॉन, एक होती है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या, वर्ड से भी देख सकते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। मेन डिफरेंस इसमें जस्ट ये है कि रेगुलर में ये होता है कि जैसे जो भी पॉलीगॉन है, लाइक ये आप कंसिडर कर लें, उसकी सारी की सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी पॉलीगॉन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, और इरेगुलर क्या है कि अगर उसके लेट्स सपोज 3 साइड हैं, 3 में से कोई एक साइड या एक एंगल भी अगर बाकियों से डिफरेंट हो जाए, बाकियों के साथ वो इक्वल ना हो, तो फिर उस पॉलीगॉन को हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। मैं आपको यहाँ पर कुछ शेप्स दिखाता भी हूँ ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मजीद। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ आप देख लें कि रेगुलर पॉलीगॉन आपने देखा कि इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स, ठीक है, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक हो गया जी।
अब इसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन आर आल्सो कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आल्सो कॉल्ड, ठीक है, इक्वी एंगुलर। इक्वी मीन इक्वल जो है ना एंगल उसके होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज जस्ट समझाने के लिए एक शेप बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको मजीद कुछ और भी इसकी शेप्स बताता हूँ। जैसे ये अगर आप सपोज कर लें कि ये साइड और ये साइड और ये साइड तीनों आपस में इक्वल हैं और इसके ये तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं, तो ऐसी शेप को, ऐसी पॉलीगॉन को हम कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक हो गया जी। अब देखिए पॉलीगॉन मीन जिसके जो ना जिसमें ज़्यादा एंगल्स हों, लाइक कम से कम 3 एंगल और 3 साइड्स हों, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 4 साइड्स 4 एंगल भी हो सकते हैं, ये तो हो गया पॉलीगॉन। अब रेगुलर वर्ड ये होगा कि उसकी वो जो साइड्स, वो जो एंगल हैं, वो सारे के सारे आपस में इक्वल हों, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। और अगर इक्वल नहीं है, लेट्स सपोज 2 इक्वल हैं, एक इक्वल नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखी हैं जी, लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल वो जैसे ये ट्राइंगल है ना, अब इक्विलेटरल कहते ही ऐसी ट्राइंगल को हैं जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, ऐसी को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्क्वायर शेप, ठीक है, जैसे ये एक स्क्वायर शेप है, मैं आपके सामने बना देता हूँ। सपोज ये एक स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और एंगल भी जो है ना वो इसके सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं, तो ऐसी पॉलीगॉन को हम कहते हैं जी रेगुलर पॉलीगॉन। कुछ मैं मज़ीद भी आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ और कुछ शेप्स भी दिखा देता हूँ। तो ये जी आपका बुक है, बुक के पेज 211 के ऊपर ये कुछ शेप्स बनी हुई हैं। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन्स और इर्रेगुलर, मैंने आपको बताया रेगुलर में क्या होता है कि अगर 3 साइड्स हैं तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होंगे। लाइक ये जो है, ये आपके सामने एक शेप है जिसमें कितनी साइड हैं जी, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों की पांचों साइड्स आपस में इक्वल हैं और इसी तरह जो यहाँ पर एंगल्स बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बाकी भी ज़्यादा साइड्स वाली भी हो सकती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑड नंबर ऑफ साइड्स, मतलब ये जो शेप्स आपको नज़र आ रही हैं ये ऑड नंबर है, मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह। इवन, ये इवन वाले भी हैं जैसे 1 2 3 4, ठीक हो गया जी। अब आते हैं इरेगुलर। इरेगुलर में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये शेप कंसिडर कर लें, इसमें देखें ये जो साइड है ये वाली, ये साइड इस साइड के इक्वल तो नहीं है क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है, तो एक भी साइड अगर बाकियों से डिफरेंट हो जाए तो ऐसी पॉलीगॉन को हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। तो ये आप बहुत सारी शेप्स देख रहे हैं जो कि इरेगुलर हैं। इसके अलावा क्योंकि बात चल रही है जी हमारी साइड्स की, तो ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर 5 साइड्स होती हैं उसको हम कहते हैं पेंटागॉन, ठीक है, और जिसके अंदर 6 हैं हेक्सागॉन। इसी तरह आप बाकी देख सकते हैं हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नोनागॉन एंड डेकागॉन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, एमसीक्यूज वगैरह के लिए आपको काम आएंगी। अब जी नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज के अंदर बार बार वर्ड यूज होंगे इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। ये कौन से एंगल होते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, वर्ड से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। देखिए इंटीरियर मतलब अंदर वाले जो एंगल होते हैं और एक्सटीरियर जो बाहर वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने डेफिनेशन मैंने लिखी है, मैं दोनों समझा देता हूँ, डायग्राम बना के भी आपको समझाऊंगा। लेकिन जी इंटीरियर एंगल्स आर दी एंगल्स, ये एक ऐसे एंगल्स होते हैं दैट आर इनसाइड, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट आर इनसाइड द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के अंदर, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये फिर अगले नेक्स्ट लाइन में बाद में पढ़ता हूँ, पहले शेप बना लेते हैं। सपोज जी हम एक ट्राइंगल टाइप ही बना लेते हैं, ठीक है, बात को समझना ही है ना जस्ट। तो ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली जी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल, ठीक है, ये हो गया, ये आप कह सकते हैं, ये वाला भी आप कह सकते हैं। ये जो एंगल्स हैं इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल्स मतलब पॉलीगॉन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म्ड बाय 2 एडजेसेंट साइड्स। अब देखें लेट्स सपोज एक साइड ये है तो इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो ये वाली है, या इधर से आप कहें तो इसके साथ ये वाली है, तो ये दोनों साइड्स मिलके जो एंगल बनाती हैं इस एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक हो गया जी। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल के ऊपर। एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल, ये एक ऐसा एंगल है फॉर्म्ड बाय एनी साइड ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। लेट्स सपोज यही शेप हम बना लेते हैं यहाँ पर भी समझने के लिए। लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपने अच्छी सी बनानी है जी, मैं जस्ट समझाने के लिए ऐसी बना रहा हूँ। तो इसकी कोई भी साइड, लेट्स सपोज हम ये वाली साइड कंसिडर कर लेते हैं, ये साइड, ठीक है, एंड द एक्सटेंशन ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। लेट्स सपोज चलें यूं करते हैं कि हम ये वाली साइड कंसिडर कर लेते हैं
और इस साइड को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, देखें दो साइड हैं, एक वो कहता है कोई भी कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज मैं ये वाली समझ लेता हूँ, और दूसरी उसके साथ जो साइड है उसको एक्सटेंड करें, एक्सटेंशन मीन ऐसे, ठीक है, यूं कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमने एक्सटेंड किया। अब ये जो एक्सटेंड हमने लाइन की है ये वाली और दूसरी ये साइड, इन दोनों की मदद से ये जो एंगल ड्रा होगा ना, इस एंगल को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये आप देख सकते हैं ट्राइंगल के बाहर है, लेकिन कैसे बना, कोई भी साइड और जो दूसरी साइड है उसको आपने एक्सटेंड किया, ठीक है, और ये जो एंगल बन गया इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। बाकी नेक्स्ट मजीद चीज़ें भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी ये नेक्स्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब एक कोई भी शेप है, ट्राइंगल है, कोई भी शेप है, कोई भी पॉलीगॉन है, उसका जो टोटल जो सम होगा वो सारे एंगल्स मिला के कितना बनेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। उसके लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है। बेसिकली यहाँ पर n जो है ना वो नंबर ऑफ साइड्स को बता रहा है। लेट्स सपोज अगर 3 साइड्स हैं तो यहाँ पर आप 3 पुट कर लें, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 को आप 180 से मल्टीप्लाई करें 180 आ जाएगा। यानी कि जब आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो एंगल जो है ना वो 180 बन जाएगा। तो 180 को आप, क्योंकि 3 एंगल है तो 180 को ईच एंगल भी एक निकालने के लिए वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो आपने क्या करना है। यानी कि ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो टोटल कितना होगा एक पॉलीगॉन के अंदर, वो डिपेंड करता है जी नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर। अगर आप यहाँ पर 3 साइड्स कंसिडर करेंगे तो एंगल 180 बन रहा था। अगर आप 4 कर लेते हैं, 4 माइनस 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करें 360। मतलब क्या हो रहा है कि जब आप साइड्स को ज़्यादा करेंगे तो एंगल बी बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आएँ तो आप उसमें लिखा हुआ है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360। ये हमेशा, ये तो डिपेंड करता है साइड के ऊपर, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा 360 ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब लेट्स सपोज जी हम एक एंगल देखना चाहिए, ये तो सारा एंगल था ना, ठीक है, टोटल लेट्स सपोज हमने कहा जी अगर 3 साइड्स हैं, 3 माइनस 2 1, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करें 180 आ जाता है ना, तो ये सारा मिला के 180 है। लेकिन हम देखना चाहते हैं एक एंगल कितना है, एक कोई एक। तो उसका तरीका यही होता है कि अगर आपने जो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड 3 लिखी है तो उसको 3 से फिर डिवाइड भी कर लें, इसको कहते हैं ईच इंटीरियर एंगल। तो सिंपली अगर आप लेट्स सपोज हमने यहाँ पर 3 पुट किया, 3 माइनस 2 1, तो ये 180 आ रहा था, 180 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 60 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक एंगल निकालने का फार्मूला होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह अगर आप एक्सटीरियर एंगल देखना चाहते हैं तो टोटल तो आपने देख लिया वो 360 ही है। अब ये देखना चाहते हैं कि एक एंगल कितना बन रहा है इधर बाहर। इसी तरह अगर आप इसका निकालना चाहते हैं एक्सटीरियर, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपने इस लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है, ये एंगल बन गया। अब आपने इस लाइन को एक्सटेंड करना है, ठीक है, ये आपने लाइन एक्सटेंड की। अब आपने इधर इस साइड के साथ जो इस लाइन इसको आपने एक्सटेंड किया, इसके साथ ये वाली साइड बनती है, इधर बाहर नहीं बना देना, ठीक है। तो ये आपने एक्सटेंड की, एक्सटेंड वाली के साथ जो है ना ये ऐसे, ये आपका एंगल बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें ऐसे, ठीक है, इस एक्सटेंड वाली के साथ जो है ना ये वाली है, तो इसके साथ ऐसे जो एंगल बनेगा ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं एक एंगल कितना है, कोई एक, तो उसका अगर आप लेट्स सपोज आपके पास, आप डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी साइड्स कितनी है। अगर 3 साइड्स हैं तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो एक एक्सटीरियर एंगल कितना है। अब आगे देखते हैं जी कुछ और भी चीज़ें, बाकी आपको एक्सरसाइज के अंदर मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें ये याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, ये मैंने वर्ड जो यूज़ किया ना एडजेसेंट, ये मैं आपको यहाँ पर शेप बना के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही ट्राइंगल ही हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी, सपोज कर लें कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसके अंदर इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, दोनों एंगल्स बना लेते हैं, ठीक है, बल्कि यूं कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया जी इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये जो है ना ये यहाँ पर जो बाहर बन रहा है ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब ये याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल मतलब ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब उसके साथ, क्योंकि ये भी तो इंटीरियर हो सकता है ना, लेकिन ये नहीं एक इधर से कंसिडर कर लिया एक्सटीरियर और ये वाला इंटीरियर, नो, एक्सटीरियर के साथ ही, एडजेसेंट का मतलब है उसके साथ, दोनों मिला के जो है ना टोटल 180 होता है। ये भी चीज़ याद रखनी है, क्योंकि आपको ये आइडिया होगा कि एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है ना ऐसे, ठीक है, वो 180 का होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें यूं तो ये सारा मिला के तो 180 ही बन रहा है ना।
180 में से अगर कुछ हिस्सा ये हो जाता है, कुछ हिस्सा ये हो जाता है, तो उन दोनों मिला के टोटल 180 ही होता है। और अगर हम दो एंगल्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो वो 180 आता है, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये चीज़ भी याद रखनी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जी। ठीक है, बाकी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके जो पॉइंट्स रह गए हैं वो एक्सरसाइज के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट के बाद अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो कि है जी एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। देखें, फाइंड कहते हैं मालूम करें। क्या चीज़ मालूम करनी है जी? फाइंड दी नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये चीज़ बता दो, नंबर ऑफ साइड्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ए पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं साथ साथ। तो ये अब मैं लिख लेता हूँ जी कि n हमने फाइंड करना है। n मीन नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, वैसे ये मैंने आपको डिटेल से भी समझाया है, दोबारा बता देता हूँ। देखिए, पॉलीगॉन कहते हैं कि एक ऐसी शेप जिसके अंदर बहुत सारे एंगल्स हों या बहुत सारी साइड्स हों। ठीक है, कम से कम तीन साइड या तीन एंगल हों तो उस शेप को हम कहते हैं पॉलीगॉन। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ज़्यादा भी आप कह सकते हैं। लेकिन जो वर्ड यूज़ हो गया रेगुलर, लेट्स सपोज अगर 3 साइड्स हैं तो फिर ये याद रखना है, रेगुलर का मतलब है वो तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, और एंगल्स भी अगर 3 है तो तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसी शेप को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब हमने उसकी साइड्स फाइंड करनी है। हमने देखना है कि वो जो शेप है उसकी कितनी साइड्स हैं। इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, ये आपको दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल, ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं, तो पार्ट ए के लिए जो आप लेट्स सपोज एक्सटीरियर एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। थीटा आपने फाइंड करना है जो कि थीटा आपको दिया हुआ है 45। अब ऐसा क्या हमारे पास फार्मूला होगा जो कि हमें ये बताएगा कि नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड की जाती है। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये है जिसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी n से, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 360। ठीक है, 360 डिग्री। और ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब एक, ये तो सारा है ना मिला के, एक एक्सटीरियर एंगल को हम यहाँ पर सपोज हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला हमारे पास आ जाता है जी। इसकी मदद से हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी कि n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। अब हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखें 360 तो इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, थीटा हमारे पास पार्ट ए में 45 है, तो ये मैंने 45 डिग्री पुट कर लिया। अब जस्ट आप 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आप क्या चीज़ है? साइड्स हैं, तो यहाँ पर आप लिख लें बेशक साइड्स। ठीक है, सो ये आपका फाइंड हो गया जी। अगर आपका एक एक्सटीरियर एंगल 45 का है तो वो शेप जो बनेगी उसमें वो शेप होती है 8 साइड वाली। अब आप देख सकते हैं कि 8 साइड वाली शेप कौन सी होती है, उसको हम कहते हैं जी ऑक्टागोन। ठीक है, फिर हमने जस्ट सिर्फ ये बताना था कि साइड्स कितनी है। ठीक है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल साइड्स फाइंड करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अब बी पार्ट में हमारे पास एंगल 60 डिग्री है जी। जैसा कि हमने साइड्स फाइंड करनी है तो मैं लिख लेता हूँ n हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि, और एक एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया 60 डिग्री का। फार्मूला हमारे पास क्या है जी? मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जो कि है n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 में ए में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? 360 इसी तरह लिख देंगे और डिवाइड बाय थीटा आपके पास 60 है। 360 को जब आप 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल है, 0 0 से कट जाएगा, 6 1 6 6 6, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, आप साथ लिख लें साइड्स, तो ये आपके पास जो है ना नंबर ऑफ साइड्स फाइंड होगी। अब जी नेक्स्ट पार्ट सी है जिसमें एंगल 120 है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स आपने फाइंड करनी है। एक्सटीरियर एंगल जिसको हमने थीटा कह दिया 120 है, ये हमारे पास फार्मूला है जी n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, और 360 इसी तरह थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी 120, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है जी? 3 है। ठीक है, अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि 3 साइड्स वाली शेप कौन सी होती है। अब जी नेक्स्ट इसका पार्ट डी है,
और नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करनी है। एक एक्सटीरियर एंगल हमें 40 का दिया गया है। ये हमारे पास फार्मूला है जी, n = 360 डिवाइड बाई थीटा। तो यहाँ पर हमने ये 360 इसी तरह थीटा की वैल्यू पुट कर दी 40। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 9 साइड्स हैं जी, ठीक है। अगर आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल होता है 40 का, तो आप वो शेप कौन सी बनेगी, उसकी साइड्स कितनी होंगी, 9 साइड्स होंगी। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ। यहाँ पर एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि हमारे पास जो भी एक रेगुलर पेंटागन है हमने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना आपने। ड्रॉ रेगुलर पेंटागन। देखें रेगुलर पेंटागन, पेंटागन कहते हैं 5 साइड्स वाली। एक ऐसी 5 साइड्स वाली शेप है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेगुलर साथ लगा हो तो इसका मतलब है उसके पांचों के पांचों साइड्स इक्वल हैं और उसके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर, नाम जस्ट दे दिए गए PQRST एंड ईच इंटीरियर एंगल्स इज K। ये अगर आप चाहें तो मैं आपको शेप बना के भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एक टारगेट हो गया, हमने ड्रॉ करना है। दूसरा, व्हाट इज मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। 2 टारगेट ये है और एक ड्रॉ करना, 3 बेसिकली टारगेट है हमारे। ये तो बड़ा आसान है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फार्मूला है जी हमारे पास, ये बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको भी बताया। इसको लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पार्ट ए, ईच हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। इंटीरियर एंगल का हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है ईच इंटीरियर एंगल निकालने का, n-2, ठीक है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाय n। अगर आपको ये नहीं आइडिया कहाँ से आया तो मैंने बेसिक कंसेप्ट में ये चीज़ बताई है। अब आप क्या करेंगे जी, देखिए पेंटागन है ना, पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं, 5। ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बेशक लिख लें n = 5, ठीक है, पेंटागन है। तो यहाँ पर आप 5 पुट करेंगे, 5 - 2 ये हो गया 180 डिग्री डिवाइड बाय, यहाँ पर आप 5 पुट कर लें। 5 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 180 डिग्री डिवाइड बाय 5 और 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 5 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये ईच इंटीरियर एंगल है। उसने कहा था कि ईच इंटीरियर एंगल को आप K कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि K की वैल्यू हमारे पास आ गई है 108 डिग्री। देखा जी कितना आसान हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे जी कि ईच एक्सटीरियर एंगल, बड़ा आसान है जी, ये भी हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। इसका बी पार्ट फाइंड कर लेते हैं जी, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल का आप बताएं जी फार्मूला क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट में अभी बताया था आपको कि वो होता है जी 360 डिवाइड बाय n। n हमारे पास 5 है क्योंकि पेंटागन है, पेंटागन यानी कि हमारे पास 5 साइड्स वाली होती है। सो यहाँ पर हम n की जगह लिखेंगे, n की जगह आ जाएगा 5 और जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 72। तो ये आपके पास आ गया जी ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल को उसने कहा था कि आप नाम दे सकते हैं क्योंकि पेंटागन है, 5 एंगल होंगे PQRST, तो ये पांचों के पांचों जो है वो 72 के हैं। इसका अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आप यूँ लिख सकते हैं, P = है क्योंकि इक्वल हैं सारे, PQ ये R हो गया और ये S और ये T, ये हो गया जी सारे 72 डिग्री के। तो ये आपका जी हमने फाइंड कर लिए। लेकिन अब एक तरीका तो ये था, दूसरा मेथड भी है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपको ये मेथड, ये फार्मूला आपको नहीं आता, एक और तरीके से फाइंड करना चाहते हैं तो वो मेथड भी है हमारे पास। वो मेथड ये है जी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल दोनों को ऐड करें तो 180 ही बनता है। लेट्स सपोज हम ये मेथड यूज़ नहीं करना चाहते लेकिन हमें इंटीरियर एंगल पता है 108 है, तो यहाँ पर आप पुट करें जी 108 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा 180 और ये यहाँ पर आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, 108 को उधर जाके आप क्या कर देंगे, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके ये हो जाएगा -108। तो आप यहाँ पर लिख लें जी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। 180 में से 108 माइनस करें तो ये आ जाएगा 72। बेशक आप इस मेथड से हल करें, इस मेथड से हल करें, आंसर आपका जो है वो सेम ही आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आप मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा, अब नेक्स्ट टारगेट हमने ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करना है ये आपने अच्छे से समझना है। तो अभी हम ड्रॉ करते हैं जी। ये देखें, ये 2 पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसमें ये भी लिखा हुआ था कि ड्रॉ आ रेगुलर पेंटागन। अब हमने ये ड्रॉ करनी है। अब आप देखिएगा इसको कैसे ड्रॉ करना है।
तो अभी हम ड्रा करते हैं जी, लेकिन ड्रा करने से पहले आप इसकी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पहले सुन लें। देखिए पेंटागन, पेंटागन है, आपने 5 साइड्स बनानी है, एक बात तो ये होगी। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि ये रेगुलर पेंटागन है। अब रेगुलर का मतलब है कि इसकी जो 5 साइड्स आप बनाएंगे वो सारी की सारी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके इसको हम कहेंगे रेगुलर पेंटागन, ठीक है। और ये जो हमने इसका एक इंटीरियर एंगल फाइंड किया था 108 का, ठीक है, सारे 108 के इसके देखें रेगुलर पेंटागन होती, एक रेगुलर का वर्ड ये चीज़ बता रहा है कि इसके सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं और इसके जो एंगल्स हैं जैसे इंटीरियर एंगल्स सारे 108 के ही होंगे और इसी तरह एक्सटीरियर एंगल एक अगर 72 का है तो बाकी सारे भी 72 के ही होंगे, ठीक है जी। अभी हम ड्रा करते हैं। अब ड्रा करने के लिए आपने कुछ चीज़ें देखनी है। देखिए सबसे पहले जो साइड है, मैंने आपको कहा ना कि उसकी 5 की 5 साइड आपस में इक्वल होंगी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप एक पैरामीटर सेलेक्ट कर लें कि आपने कितनी लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप जो है ना वो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक है, ज़्यादा बड़ी ना करें क्योंकि फिर आपके लिए वो डायग्राम उतनी बड़ी हो जाएगी। कोशिश करें अगर 3 से भी कम कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो 3 है ना वो ज़रा बेहतर हो रहेगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, सारी जो इसकी साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर की होंगी। अब ड्रा करते हुए आप देखें, मैं सबसे पहले जो है ना एक 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, तो इसके बाद फिर आगे बाकी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना है। तो ये 0 से लेकर जी यहाँ से मैं ड्रा करता हूँ 0 से लेकर ये हमारे पास जी 0 से लेकर हो जाएगी 3 तक, ठीक है। तकरीबन तकरीबन चीज़ें, आपने इतना भी परेशान नहीं होना कि जी पता नहीं आप मुझसे जो है वो थोड़ा सा लाइन आगे पीछे होगी, कोई मसला नहीं, इसी से आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दीजिए 3 सेंटीमीटर की। अब ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इसकी बाकी साइड भी सारी जो है वो 3 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी कि आपने फोकस करना है इंटीरियर एंगल के ऊपर। आप जस्ट एक एंगल ड्रा कर लें, ये खुद ब खुद ड्रा हो जाएगा। आप 108 का एंगल बनाएं। अब ये एंगल आप जो है प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने है जी प्रोटेक्टर, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसमें टेक्निक ये है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इधर से आपको ये जो क्रॉस वाला ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये पॉइंट आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये देखा जी आपने, मैंने इसको रख लिया। अब आपने क्या करना है जी, इधर से देखना है ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल आपका कोई भी नहीं है 0, फिर यहाँ पर 10 का हो जाएगा, इसी तरह 20, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। करते 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 आपने देखना है जी 108 का, तो ये 100 है और ये 110 है। तो 110 से आप 2 लाइनें पीछे जो है ना, 110 वाली लाइन और एक और छोड़ के इससे पीछे वाली जो लाइन है वो आपका हो जाएगा 108। जैसे मैंने ऊपर पहले डार्ट लगाया हुआ है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन हमें मिल जाती है कि इस डायरेक्शन में हमारा एंगल होना चाहिए। ये डार्ट सा लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, इस प्रोटेक्टर को हटा देना है और अब आपने यूज करना है जी कंपास को। अब कंपास का यहाँ पर क्या काम होगा, अब ऐसे स्केल के जरिए भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन बेहतर है कंपास के जरिए आप ये करें कि ये प्रॉपर ना 3 सेंटीमीटर की कंपास जो है ये ओपन कर लें, ठीक है। ओपन करके इसको फिक्स रखना है, बार बार डिस्टर्ब ना करना है इसे। अब इस पॉइंट के ऊपर रख के ना आपने एक आर्क लगा लेनी है जी, ठीक है। मैं ये आर्क लगा लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली ये आर्क हमने लगा ली। बिल्कुल एक हल्की सी आपने लाइन लगा लेनी, जस्ट इसका मतलब ये है कि हमने इस लाइन को जो एक्सटेंड करना है ना वो यहाँ तक ही करना है, ठीक है। तो वो बेसिकली 3 सेंटीमीटर की होगी। इसमें ये ख्याल रखना है कि ये पॉइंट और वो जो पॉइंट आपने लगाया हुआ है इसके आपने साथ ही जो है ना वो स्केल रखना है ताकि जो आपकी लाइन ड्रा हो वो ख़राब ना हो, यानी कि, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा पॉइंट इधर से आ गया और उधर से वो पॉइंट आ गया। अब यहाँ से आपने इस पॉइंट तक ये जो आपने कंपास के जरिए एक लाइन ड्रॉ की थी ना आर्क, यहाँ तक, क्योंकि बेसिकली ये जो आपकी लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर की है, तो ये जो आपका एंगल ड्रॉ हो गया जी ये वाला, ये एंगल है जी 108 का। अगर ये 108 का है तो समझ लें एक्सटीरियर एंगल ऑटोमेटिकली 72 का होगा। वो कैसे आपने करना है, आपने इसी स्केल की मदद से इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है जी। तो मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। कोशिश करें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें और ये जो आपका एंगल बनेगा जी ये ऑटोमेटिकली 72 का होगा, क्योंकि दोनों मिला के ये टोटल एंगल जो है ये एक लाइन के ऊपर हो जाता है 180 का,
ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब आपने इसी तरह आगे नेक्स्ट आपने क्या करना, अब आपके लिए ये वाली जो लाइन है ये, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये समझ लें स्ट्रेट लाइन है आपकी। और अब आपने क्या करना है जी कि आपका जो ये प्रोटेक्टर है, इसका ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने यहाँ पे रखना है और आगे देखना है कि 108 का एंगल कहाँ पे बन रहा है। तो ये देखें जी, मैंने बिल्कुल उसके ऊपर रखा और इधर से ये 100 और ये ऊपर वाली जो लाइन है, ठीक है, और 100 और ये 110 है। यहाँ पर जो मैंने डार्ट, आपको छोटा सा डार्ट नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे मैंने डार्ट लगा लिया। डार्ट का मतलब बेसिकली इस डायरेक्शन में आपने एंगल को रखना है। बाकी कहाँ तक लाइन कैसे लगानी है, लाइन आपने 3 सेंटीमीटर की ही लगानी है, जो आपने ये दोनों लगाई हैं ऑलरेडी। अब चूंकि स्केल की मदद से आपसे ये 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए फिर आप कंपास यूज़ करें। कंपास को आप इस पॉइंट पर रख के ना एक ऐसे हल्की सी आर्क लगा लें, ठीक है। इस आर्क में इसका फ़ायदा ये है, आपने जो लाइन अब लगानी है ना यहाँ से यहाँ तक, वो 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। डायरेक्शन आपने इस पॉइंट की माइंड में रखना है। तो आप इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है जी, स्केल को अब आपने रखना है ये पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है इसको प्रॉपर रख के, ऐसे रख के आपने ये जो आर्क लगाई है ना यहाँ तक आपने जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है जी। इसको हम कोशिश करते हैं जी कि प्रॉपर डरा हो। तो ये अब आपने देखा, ये मैं जो है ना डॉट तक नहीं लेके जाऊंगा, ये कंपास यहाँ तक जो हमने आर्क लगाई थी ये हमारा आ गया जी। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ होगी। अब ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल ड्रॉ हुआ है जी, ठीक है, ये वाला एंगल है जी, ये भी 108 का, ठीक है। अच्छा, सारे इंटीरियर एंगल्स को उन्होंने के का नाम दिया हुआ था। आप जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, वहां पे आपको पता चल जाएगा, सबको के का नाम दिया हुआ है। इसको आप के कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें आप इसको के कह सकते हैं, इधर से इसको भी आप जो है वो के कह दें। अच्छा, अब इसका एक्सटीरियर एंगल में क्या करना है, आपने स्केल की मदद से ही, ठीक है, कोशिश करनी है स्केल यूज़ करें और ये लाइन आपने एक्सटेंड करनी है और यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा वो आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये आपने देखा जी, मैंने थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड किया और ये जो एंगल बन जाएगा जी ये 72 डिग्री का है। अच्छा, एक और चीज़, जो एक्सटीरियर एंगल थे उनको नाम दिया हुआ था उसने PQR वगैरह, ठीक है। इसको आप जो है ना वो P बेशक कह दें, ये आपका P हो जाएगा और ये जो है ये Q हो गया। अब नेक्स्ट जो ड्रा होगा वो आपका R हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैसे ड्रा करें, नेक्स्ट के लिए आपने जो है अगेन से प्रोटेक्टर की मदद से आपने ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे रखना है और चेक करना है कि ये 108 का एंगल कहाँ पे बन रहा है। तो ये देखें जी, मैंने इसको प्रॉपर रखा और ये एक डार्ट सा लगा लिया जो कि 108 पे बन रहा है, ये ऊपर वाली लाइन से देखेंगे। अच्छा, जितना डिटेल से मैं हल कर रहा हूँ, आपने इतनी भी डिटेल में नहीं जाना कि आपका सारा टाइम इसी एक क्वेश्चन पे ही लग जाए। तो तकरीबन आपकी ये जो डायग्राम बनेगी ये होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि बिल्कुल A to Z जो है वो समझ लें एक्यूरेट ही हो, 100% एक्यूरेट की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम ना लगाएं। कोशिश करें कि बस एक अंदाजे से जो ना आप अच्छी सी अगर बना सकते हैं तो वो भी चल जाएगी। अब हम क्या करते हैं जी, प्रोटेक्टर को हटा देते हैं और अब यूज़ करते हैं जी कंपास को। अच्छा, कंपास को मैंने देखें 3 सेंटीमीटर ही रखा हुआ है, इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंपास को रख के और यहाँ पे जो है वो एक आर्क सी लगा लूँगा हल्की सी, जस्ट ताकि हमने जो मैं आइडिया हो जाए कि हमारी जो लाइन है वो कहाँ तक जाएगी। अब हम अगेंस्ट स्केल की मदद से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को माइंड में रखेंगे और ऐसे बराबर रखना है जी, बैलेंस कर लेना है। और आपने क्या करना है जी कि यहाँ से, ठीक है, तकरीबन यहाँ से आपने इस आर्क तक जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक हो गया, तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, लास्ट वन जो है ये वाली, इसको आपको प्रॉपर स्केल की या कंपास या प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप क्या करें, डायरेक्ट जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर लें। माइंड में रखना है ये वाला पॉइंट और इधर से ये वाला पॉइंट, ठीक है। यानी कि सिंपल अल्फाज में आपको यहाँ पर प्रोटेक्टर और कंपास की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रिक लगा के क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा जी हो गया ये लाइन, ठीक है। तो इसको अभी अगर हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेते हैं प्रॉपर, तो अगर हम देखें जी तो ये हमारे पास ये एक पेंटागन ड्रा हो चुकी है। अगर हम इसके बाकी जैसा कि ये हमने एंगल्स लिखे हैं, इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं, ये 108 होगा। इसी तरह ये वाला जो एंगल है ये भी 108 है, ठीक है जी, और ये भी एंगल 108 है। और इन सब को आप के कह सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आप इसको
के का नाम दे दें। सो आप के कह सकते हैं, ठीक है जी। बाकी भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी के हो गया और ये भी के हो गया। अच्छा अच्छा, आपने क्या करना है जी, एक्सटीरियर एंगल भी बना देना है। एक्सटीरियर एंगल के लिए आप क्या करेंगे, इस लाइन को आप स्केल की मदद से एक्सटेंड करेंगे। मैं ऐसे ही एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो एंगल है ये आपका हो जाएगा जी 72 का। बेशक आपने इसको पी कहा है, इसको क्यू, और इसको आप जो है ना वो आर कह दें। इसी तरह फिर आपने क्या करना है जी, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है और ये जो एंगल बनेगा ये आपका हो जाएगा 72 का। और फिर आपने इस लाइन को एक्सटेंड करना है और ये जो एंगल बनेगा ये आपका हो जाएगा 72 का, ठीक है। पी क्यू आर, और ये हो जाएगा जी एस, और इसको बेशक आप कह दें टी। तो ये आपने देखा जी कि एक प्रॉपर तरीके से, मैंने तो कोशिश की है कि आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाए। और बेशक यहाँ पर भी लिख दें कि ये जो लेंथ है, बेशक यहाँ पर लिख दें ऊपर कि जो हमारी ईच लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर की है, ताकि एक पैरामीटर भी हमारा क्लियर हो जाए। साथ यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो फाइनली जी ये हमारी रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। रेगुलर मीन इसकी जो सारी साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं और इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। एक्सटीरियर एंगल भी अगर आप देखें तो वो भी इक्वल हैं। सो फाइनली ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। देखिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो इंटीरियर एंगल है और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको कोई ना कोई आप नाम दे दें, ठीक है। एक्स वाई कह दें, आई जे कह दें। लेट्स तो देखें मैंने क्या कहा है कि लेट ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर आई से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने इसको आई कह दिया। और इसी तरह ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने इसको ई कह दिया। मतलब एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। सिंपल सादा अल्फाज में इंटीरियर एंगल को हम आई कह देंगे और एक्सटीरियर एंगल को हम ई कह देंगे। अब हम स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। गिवन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स। 5 टाइम का मतलब है कि आप क्या करेंगे, वो कैसे आएगा? देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन कंडीशन, ठीक है जी। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन ये है कि जो आपका इंटीरियर एंगल है वो कैसे आएगा, किसके इक्वल है? 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। मतलब 5 को आप मल्टीप्लाई करें किससे? एक्सटीरियर एंगल से। तो 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल को हमने ई बोला हुआ है, तो ये कंडीशन है बेसिकली कि आपका जो इंटीरियर एंगल है वो 5 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। इस कंडीशन को बेशक आप 1 का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि हमारा टारगेट क्या है, हमने n फाइंड करना। नंबर ऑफ साइड्स मैंने आपने क्वेश्चन 1 में भी देख लिया, हम उसको n से रिप्रेजेंट कर रहे थे। n हमने फाइंड करना है। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में एक फार्मूला भी पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद हो तो मैं यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ। फार्मूला ये है n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा। यहाँ पर 360 से मुराद सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल था और ये जो है ईच एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है ना वो एक एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड होगा? बड़ा ही आसान तरीका है जी आपके पास। अगर आपको एक और चीज़ पता हो कि इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अगर आप दोनों को ऐड करें तो वो टोटल एंगल कितना बनता है जी? ये मैंने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि वो होता है 180, ठीक है। ये याद रखना है। अगर किसी को नहीं पता, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों मिला के कितने होते हैं जी? 180। यहाँ पर साइड पे आपको बता देता हूँ दोबारा से। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल शेप भी बना लेते हैं, तो आपको पता है ये होता है इंटीरियर एंगल और ये जो बाहर है ये होता है एक्सटीरियर एंगल। अगर आप दोनों को देखें तो ये सारा 180 होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है 180। अच्छा, अब इंटीरियर एंगल को लेट्स सपोज हमने रिप्रेजेंट किया जी आई से, एक्सटीरियर को रिप्रेजेंट किया ई से, और ये हो गया 180, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आई की जगह जो है ना वो लिख सकते हैं 5e। आई की जगह मैं पुट कर रहा हूँ जी 5e। क्यों, कैसे? आप रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, इसलिए हमने इसको 1 का नाम दे दिया था, फ्रॉम 1।
प्लस, मतलब आई की जगह हम 5e लिख सकते हैं, आई की जगह 5e लिख लिया, प्लस आप इसी तरह ई लिखेंगे और ये आ जाएगा 180। दोनों को ऐड करें तो ये 6e इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ई चाहिए, मतलब एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो आप 6 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे तो 180 डिवाइड बाय 6 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया। इसको बेशक आप यूँ लिख लें ऐसे कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 30 का है। अच्छा, ये हमने फाइंड क्यों किया? हालांकि हमारा टारगेट तो नंबर ऑफ साइड्स है, फिर हमने एक्सटीरियर एंगल क्यों फाइंड किया? तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए आपको एक्सटीरियर एंगल चाहिए। ठीक है, अब हम इजीली नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये है जी फार्मूला अब नंबर ऑफ साइड्स का, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड, ये मैंने साइड पे अलग से भी बता दिया है, n मीन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, n, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये होता है 360, ठीक है, और ईच एक्सटीरियर एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा। बेशक यहाँ पर हम चूंकि ई कह रहे हैं तो आप ई भी कह सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, इसको बल्कि चेंज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 360 डिवाइड बाई थीटा को मैं ई कह रहा हूँ, बेशक यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, थीटा को हमने अब ई बोला हुआ है। अब 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल आपके पास ये ऊपर आप देख सकते हैं 30 है, तो यहाँ पर आप 30 पुट करें, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है जी, सो ये नंबर ऑफ साइड्स हमारी फाइंड होगी जो कि कितनी है, 12 साइड्स हैं। ओके हो गया जी, तो ये आपका जी फाइनल आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन 4 में थोड़ा सा एक मसला है, वो मसला क्या है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में, बल्कि क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ उसमें मसला क्या आ रहा है। लेकिन जी फाइंड दी मिनिमम इंटीरियर एंगल, आपने क्या फाइंड करना है, मिनिमम इंटीरियर एंगल, मतलब एक इंटीरियर एंगल कम से कम कितना हो सकता है, एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल इन आर रेगुलर पॉलीगॉन, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब मसला ये है कि आपकी बुक में जो आंसर्स दिए हुए हैं वहां पर आप, ये तो ठीक है मिनिमम इंटीरियर एंगल्स दिए है, और ये जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, जबकि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटीरियर और आंसर में लिखा हुआ है इंटीरियर। अच्छा, फिर अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अगर बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेना है तो वो भी मैं लेके आऊँगा, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली होता ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाए आप उसको हल करें, आप आंसर को ना देखें। लेकिन क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। हम ये करेंगे कि हम ये मिनिमम इंटीरियर एंगल भी फाइंड करेंगे, इसके साथ साथ अब बुक के अकॉर्डिंग जो बुक का आंसर दिया हुआ है, आंसर में मैक्सिमम इंटीरियर एंगल है हम ये भी फाइंड कर लेंगे, और इसके साथ साथ हम मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड कर लेंगे। 3 चीज़ें हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बता रहा हूँ कि बोर्ड के पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आपने वैसा ही हल करना है, उसको चेंज नहीं करना, ठीक हो गया। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन को। अच्छा, मैंने लिख दिया जी मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है 60 का, लेकिन सिर्फ आंसर नहीं बता देना बल्कि हमें ये कहा गया था आप फाइंड भी करें, ठीक है, और रीज़न भी बता दें। तो बेसिकली जब हम फाइंड करेंगे वो इसकी रीज़न भी हो जाएगी। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है जी 60 का। अच्छा, अब आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में एक फार्मूला बताया था कि ईच इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब देखिए हमारा टारगेट है मिनिमम, तो ये चीज़ याद रखें कि जो एंगल होता है इंटीरियर एंगल वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर। मैं लिख के फिर आपको एक चीज़ और बताता हूँ। लेकिन जो होता है जी इंटीरियर एंगल, ठीक है, वो समझ लें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ साइड्स के। अब इसका मतलब क्या है, एक मिनट जी, मतलब ये है कि आप साइड ज़्यादा करते जाएंगे तो इंटीरियर एंगल भी ज़्यादा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज हमारे पास अब नंबर ऑफ साइड्स कम से कम कितनी हो सकती हैं, मैंने आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट में कम से कम 3 नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 3 पुट करें, 3 - 2 ये हो जाएगा 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 ही रहेगा, और 180 को जब आप यहाँ पर चूंकि 3 पुट किया था इधर भी 3, 180 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 60। कम से कम पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ साइड्स की तो हमारे पास 3 ही है, 3 से 2 तो नहीं हम जा सकते, ठीक है, क्योंकि फिर वो पॉलीगॉन बनती ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, अब चूंकि यहाँ पर वर्ड भी यूज हुआ है वह रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर में ये होता है कि उसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हम अगर हम लेट्स सपोज 3 की जगह 4 कर देते हैं, साइड बढ़ा देते हैं, शायद हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जी, शायद साइड्स ज़्यादा करने से हो सकता है एंगल कम से कम हो जाए। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं, 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 2, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 360 बन जाएगा। और 360 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप करके देख लें, हम चेक कर लेते हैं, तो ये आता है जी 90। मतलब ये हुआ कि एंगल ज़्यादा हो गया। अब लेट्स सपोज 5 पुट करके देख लें तो एंगल 90 से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हम मिनिमम की तरफ के, ये तो मैक्सिमम की तरफ हम जा रहे हैं। तो मिनिमम के लिए फिर क्या करना है कि कम से कम साइड्स यहाँ पर पुट करनी है। कम से कम हमें पता है कि वो होती हैं जी 3। सो यहाँ पर जब आप 3 पुट करेंगे, ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी, मिनिमम यहाँ पर बेशक लिखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, क्योंकि मिनिमम साइड से ही जो है ना एंगल कम से कम होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी ताकि क्लियर हो जाए, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि n इज इक्वल टू वो हो सकता है 3। तो जब हम 3 पुट करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा जी 3 माइनस 2, 180 डिवाइड बाय यहाँ पर भी 3, ठीक है, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, 1 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 60 डिग्री। तो कम से कम जो इंटीरियर एंगल है ना जी वो हो सकता है 60 डिग्री का मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम आप करेंगे ना अगर, तो वो फिर आपकी शेप समझ लें कि रेगुलर पॉलीगॉन नहीं रहेगी। हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। रेगुलर पॉलीगॉन में ये होता है कि सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अब जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं तो एंगल भी 3 होंगे। आप चेक कर लें, तीनों एंगल्स जो है ना वो 60-60 के होंगे। ठीक हो गया। अब हम इसके साथ ही जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया था मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ये देख लेते हैं। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होता है जी रेगुलर पॉलीगॉन का, वो होता है 120। आपने परेशान नहीं होना, आपकी बुक में आंसर जो है वो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल का दिया है, वो भी हमने फाइंड करना है। और ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपकी बुक के आंसर में नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि अब क्वेश्चन में या तो प्रॉब्लम उन्होंने क्वेश्चन फिर गलत लिखा है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है, आंसर में प्रॉब्लम होता है। तो अब हम देखते हैं जी कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है। इतना तो आपको आइडिया है कि एंगल जो है ना वो इंटीरियर वाला प्लस एक्सटीरियर वाला दोनों मिला के होते हैं 180। ठीक हो गया। अब हमने ये देखा कि हमने अगर इसको मैक्सिमम करना है, ठीक है, अब देखें ना मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल मतलब ये मैक्सिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 ही होते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं हम इसको कम से कम कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ना एक शेप बना के बता देता हूँ, यहाँ पर देख लें। लेट्स सपोज एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, एक ट्राइंगल में टोटल एंगल ये वाला और ये वाला ये होता है 180। अगर आप जितना ये कम कर देंगे, लेट्स सपोज ये मज़ीद यूँ कम हो जाता है, तो ये वाला फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जितना इंटीरियर एंगल कम होगा उतना ही एक्सटीरियर ज़्यादा होता जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने कोशिश करना है मैक्सिमम करना है एक्सटीरियर को, इसको मैक्सिमम करना है, तो इसको मिनिमम करें। तो इसको एक रेगुलर पॉलीगॉन में मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 ही हो सकता है, 60 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि 60 से कम जब आप करेंगे तो वो रेगुलर नहीं रहेगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। सो ये हमारे पास जो है ना मिनिमम पॉसिबिलिटी 60 की ही है। सो ये हमने 60 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो 180 माइनस आप कर दें जी 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 120। तो ये आपको जो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया था कि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना हो सकता है, वो 120 का ही हो सकता है। इसके अलावा एक और तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम करने का। देखिए आपके पास एक फार्मूला था कि थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एन। बेसिकली आपने शायद पढ़ा था एन को इधर लिखा था, थीटा को इधर लिखा था, ये एक्सचेंज हो सकते हैं। हमने क्योंकि थीटा को हमने एक्सटीरियर एंगल बोला हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। अब मैक्सिमम कब हो सकता है, देखें जहाँ पर ये जो एन है ना, ये आप नंबर जब छोटे से छोटा रखेंगे आंसर आपको बड़े से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा कि लेट्स सपोज आप नंबर कर लें जी, सपोज एक आप 3 कर लें, एक आप 4 करके डिवाइड कर लें। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तब भी आप आंसर देख लें क्या आता है, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे फिर आंसर देखें क्या आता है। इससे नंबर आप बढ़ाते जाएं, आपको आइडिया होगा
जब किसी भी नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर उतना छोटा आ जाता है। तो हमने कोशिश करनी है, क्योंकि हमने मैक्सिमम लाना है आंसर, ठीक है, आपने हमारा टारगेट मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है, तो मैक्सिमम के लिए इसको हमने कम से कम रखना है। कम से कम एन मीन नंबर ऑफ साइड्स है, तो आपको याद होना चाहिए कि कम से कम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं रेगुलर पॉलीगॉन में, 3 होती हैं। सो यहाँ पर आप कम से कम जो है ना वो 3 कर सकते हैं, और जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो तब भी ये 120 ही आएगा। ठीक हो गया। और अगर लेट्स सपोज हम 3 की जगह 4 करके देखते हैं तो ये आप देखेंगे कि वो 120 से कम हो जाएगा। 4 से आप 360 को डिवाइड करें तो ये 90 आ जाएगा, बजाय मैक्सिमम होने के ये तो मिनिमम हो रहा था, इसलिए फिर आपने ये देखा कि ये मैक्सिमम 120 ही बनता है। अब हम आते हैं, जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ था मैक्सिमम इंटीरियर एंगल। तो एक मैक्सिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसकी सारी रीज़न भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जी, मैंने ये लिखा कि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल जो है ना वो आपका, हमने कम से कम देखा था 60 था। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 179.999। ये आगे डॉट का मतलब है 9 लिखते जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 180 से जस्ट थोड़ा सा कम कर दें, 180 नहीं करना, 180 से थोड़ा कम कर दें, इसका मतलब ये है। अब 180 हम क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है, ये क्या लॉजिक है इसमें। तो ये मैंने लिखा कि इफ मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इज 180, अगर आप 180 कर देते हैं देन एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन बिकम कोलिनियर। अब इसका मतलब क्या, देखें लेट्स सपोज ये हमारे पास एक साइड है जी पॉलीगॉन की, अब हमने दूसरी साइड ड्रॉ करनी है। अब दूसरी साइड हम ड्रॉ करने की कोशिश करें कि आपका ये जो देखें, अगर लेट्स सपोज मैं यूं बना देता हूँ तो ये इंटीरियर एंगल होगा और ये तो बड़ा कम सा है। हमने कोशिश करनी है इसको मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम तब हो सकता है ये वाली लाइन आप इधर ले हैं, ऐसे आप देखें इधर से इधर लाएंगे तो करते करते ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी देखें, अगर आप इसको यूं करते करते ना ऐसे, ये समझ लें 90 का हो गया, इसको यूं करेंगे आप देखें इंटीरियर एंगल बढ़ता जा रहा है ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करते 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 पॉसिबिलिटी मैक्सिमम की जाके ना आप अगर इसको यूं कर देते हैं ऐसे, ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे ले आते हैं, तो ये 180 का बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर आप नेक्स्ट साइड जो लगाएंगे वो भी सीधी लाइन होगी, तो फिर तो पॉलीगॉन बनेगी ही नहीं, ये तो सीधी लाइनें ड्रॉ होती जाएंगी, इसको कहते हैं कोलिनियर। ठीक है, तो फिर हमें एक ऑप्शन ये करना पड़ता है कि 180 से थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, इतना हल्का सा, ये नहीं कि जैसे ये सपोज कर लें ये यूं सीधी लाइन नहीं हमने लगाई क्योंकि ये कोलिनियर बन जाता है, सीधी हो जाती है, थोड़ा सा यूं। अब ये जो एंगल बनेगा ना ये आप देखें ये मैक्सिमम इंटीरियर एंगल है। ठीक हो गया, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम हम वैसे कह देते हैं 180, लेकिन 180 से थोड़ा सा कम होता है। अब 180 क्यों नहीं होना चाहिए, रीज़न भी मैंने बता दी, क्योंकि फिर वो सीधी लाइनें ही ड्रॉ होती जाएंगी, वो फिर पॉलीगॉन नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट इसकी जो लाइन लगाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग, ये सीधी है, अब यूं सीधी नहीं लगाएंगे, इससे थोड़ा सा यूं ऊपर कर देंगे ताकि वो 180 से हल्का सा कम हो जाए। फिर करते करते इस तरह ये एक बड़ी सी शेप जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगी। थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आई आप इसको 2-3 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। ठीक है, फाइंड दी एक्सटीरियर एंगल। हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। अब रेगुलर पॉलीगॉन कौन सी है जी, ए पार्ट में वो कहते हैं 5 साइड्स वाली है, इसी तरह बाकी भी है, हम ए को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जी, ए में हमें 5 साइड्स दी गई हैं, फाइंड क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमने एक्सटीरियर एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा, अब आपको ये चीज़ पता है कि साइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना 5, अब यूँ समझ लें कि एन आपको दिया हुआ है 5। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी थीटा से। ठीक है, अमूमन वैसे हम किसी क्वेश्चन में ई भी लिख देते थे, लेकिन नॉर्मली हम थीटा भी लिख देते हैं, जो फार्मूला आपने पढ़ा है। तो एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है। आपको अगर याद हो तो आपको इससे मिलता जुलता एक फार्मूला आपने पढ़ा था, वो फार्मूला ये था n = 360 डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, 360 बेसिकली सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल और n मीन नंबर ऑफ साइड्स। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अब चूंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये हमें पता है, इसको इधर ले इसको इधर ले तो थीटा = हो जाएगा 360 डिवाइड बाय n। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया जी।
सो अब आपने क्या करना है जी कि ई एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है ना। तो एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला है वो ये है कि 360 डिवाइड बाय एन। ठीक है, ये जो थीटा लिखा हुआ है ना, ये इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाय एन। एक्सटीरियर, या इसको यूं लिख लें, थीटा एक्सटीरियर एंगल को हम थीटा से कह रहे हैं, और ये 360 डिवाइड बाय एन की वैल्यू आपको दी हुई है 5। तो ये आपने पुट किया, और आप दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो ये आपके पास जी एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो गया। ठीक है, अगर आपके पास एक 5 साइड्स वाली पॉलीगॉन है तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 72 का होगा। अब जी नेक्स्ट इसका हमारे पास बी पार्ट है। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 9 है, यानी कि n इज इक्वल टू 9 हो गया। एक्सटीरियर एंगल यानी कि थीटा हमने फाइंड करना। डायरेक्ट फार्मूला लिख लें जी, बजाय सारा लिखने के। फार्मूला ये है कि थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n। ठीक है, थीटा कहते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और ये सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, n मीन नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर आप करेंगे 360 डिवाइड बाय n की जगह आप पुट कर लेंगे 9। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 40 डिग्री। तो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो गया। नेक्स्ट ये आपके पास सी पार्ट है। 15 आपको साइड दी हुई है, यानी कि n की वैल्यू आपके पास 15 है। एक्सटीरियर एंगल यानी कि थीटा आपने फाइंड करना है। फार्मूला आपके पास क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n। ये बेसिक कंसेप्ट में भी हमने पढ़ा था। अब 360 को जब आप डिवाइड करेंगे n मीन नंबर ऑफ साइड से 15 से, तो आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करके देखें जी कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 डिग्री। तो ये एंगल फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट डी है। n आपको दिया हुआ है जी 20। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है। फार्मूला क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n। तो ये आ गया जी 360। n की वैल्यू आपके पास 20 है, तो यहाँ पर आप पुट कर लेंगे 20। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 डिग्री। तो ये एंगल फाइंड हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज। ये आपको एक एक्सटीरियर एंगल है। देखिए पहले एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ है, तो समझ लें ये एक्सटीरियर एंगल है, और फिर इंटीरियर एंगल है तो ये इंटीरियर एंगल समझ लें। ठीक है, तो ये रेशियो दी हुई है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का कोई यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि लेटर क्या है, आप इस तरह लेट कर लें। देखिए मैंने क्या कर लिया, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर ई से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने इसको ई कह दिया, और इंटीरियर एंगल आई से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने इसको आई कह दिया। अब जरा आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब गिवन कंडीशन क्या है जी, अब आपको गिवन ये है कि एक्सटीरियर एंगल, देखिए पहले एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल रेशो इंटीरियर एंगल, इसकी रेशो क्या दी हुई है 1:2, 1:2। इससे आप ये भी समझ सकते हैं, इसको देखिए रेशो का आप यूं डिवाइड कर सकते हैं, ई डिवाइड बाय आई, इसी तरह ये 1/2। और इसको फर्दर अगर हमें सॉल्व करना पड़ा तो हम सॉल्व कर लेंगे, वो मैं आगे बताता हूँ। ये हमें कंडीशन हमें यहाँ तक पड़ा तो हमें ये कुछ बातें समझ आई, और ये हमने खुद से कुछ चीज़ें लिख ली। अब आगे देखते हैं जी पार्ट 1 में फाइंड। ये मैंने नीचे भी लिख लिया जी कि फाइंड दी मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। यहाँ पर एक ट्रिक बता दूँ, जब भी आपको कुछ इस तरह की कंडीशन दी जाए एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स के लिए, फिर आप क्या ट्रिक यूज़ करें, एक एक्सटीरियर एंगल या एक इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर लिखें कि एज वी नो, मतलब जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं जी, आप बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, अगर आप दोनों एंगल्स को आपस में ऐड करें तो बताएं जी ये किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अच्छा, अब आपने दोनों में से कोई एक फाइंड करना है, तो यहाँ से आप क्या करें, किसी एक की वैल्यू निकालना है। लेट्स सपोज हम यूं करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2e इज इक्वल टू, और ये आई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आई आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ना हमें आई की वैल्यू ज़रा बेहतर लग रही है। आई की वैल्यू हमारे पास 2e है, आप ई की भी निकाल सकते हैं, वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा हल करना। इसको आप नाम दे दें 1 का। सो आई की जगह आप लिख लें 2e। पहले तो यहाँ पर लिखें एक्सटीरियर एंगल को आप ई कहते हैं, इंटीरियर को आई कहते हैं, और ये है जी 180 के।
और अब आपने क्या करना है जी, ई को इसी तरह लिखना है, आई की जगह आपने लिख देना है 2e। ये कैसे लिखा आपने, रेफरेंस बेशक साइड पे दे दें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ, ज़रा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा ना तो ये पता चल जाएगा। फ्रॉम वन हमने आई की जगह 2e लिख लिया और ये हो गया 180। अब अगर आप 2e और e ऐड करें तो ये हो जाएगा 3e इज इक्वल टू 180। 3 को आप इधर ला के डिवाइड कर दें, सो 180 डिवाइड बाय आप 3 करें तो ये आ जाएगा जी 60। तो ये e फाइंड हो गया। e क्या चीज़ है, अब यहाँ पर वर्ड्स में लिख दें ऐसे कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका है 60 डिग्री का। ठीक हो गया जी, ये आपका पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट बी है उसमें फाइंड करना है जी द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ये बात याद रखें, जब आपके पास एक्सटीरियर एंगल हो पता होता है आपको तो इंटीरियर एंगल फाइंड करना प्रॉब्लम नहीं है, इसी फार्मूला से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज एक्सटीरियर 60 है ना, तो यहाँ पर आप ये फार्मूला लगाएं, इधर 60 पुट करें, आई आपको चाहिए, इसको आप उधर शिफ्ट करें, 180 में से जब 60 माइनस करेंगे तो आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। एक फार्मूला ये भी है। दूसरा ये है कि ये जो ई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आपने जिसको वैल्यू का नाम दिया हुआ है जी 1 का, ये इसमें यहाँ पर अगर आप एक्सटीरियर की वैल्यू पुट करें तो ये इंटीरियर फाइंड हो जाएगा। तो इंटीरियर फाइंड करना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेथड 1 में अगर हम देखें तो हम यूँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1। अब 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 हमारे पास क्या इक्वेशन बनी हुई है, इसको मैं लिख लेता हूँ, आई को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ और 2e को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, साइड चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें e हमारे पास, ये हमने अभी फाइंड किया था, ये है जी हमारे पास 60। सो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 60, ठीक है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 120। सो ये आप लिख सकते हैं कि मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये आपका एक इंटीरियर एंगल फाइंड हो गया। अच्छा, अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सेकंड मेथड भी कह सकते हैं इसको। सेकंड मेथड में यही फार्मूला है जी कि आप, जैसा कि आपको पता है कि एज वी नो, हम जानते हैं कि ई एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल होता है 180। एक्सटीरियर को ई से, इंटीरियर को आई से, बेशक इसको यूँ लिख लें, ऐसे एंगल का वर्ड यूज़ कर लें साथ, कोई मसला नहीं, ठीक है। इधर भी आप कर सकते थे, नहीं करते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना इन चीज़ों से। लेकिन जी एक्सटीरियर एंगल आपको पता है, ठीक है, आपका अभी टारगेट क्या है, ईच इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आपके पास 60 है, अभी आपने फाइंड किया था, इधर आप 60 पुट कर दें और ये हो गया जी 180। आई आपको चाहिए तो ये इधर आके हो जाएगा 180 माइनस 60, माइनस करके आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 120। आप इस मेथड से फाइंड करें, इससे फाइंड करें, एक ही आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। अब जी नेक्स्ट इसका पार्ट सी है, फाइंड दी नंबर ऑफ साइड्स। बड़ा आसान है जी, नंबर ऑफ साइड्स के लिए एक बड़ा फेमस फार्मूला है जी, n इज इक्वल टू, नंबर ऑफ साइड्स को कहते हैं n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, आपको पता है थीटा जो है वो ईच एक्सटीरियर एंगल, मैं लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, सो आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास, एक्सटीरियर एंगल आपके पास जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने फाइंड किया हुआ है 60। वहाँ पे ई लिख रहे थे, यहाँ पर हम थीटा लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये आपने लिख दिया जी 60, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और साथ लिख दें 6 क्या चीज़ है, साइड्स हैं। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स भी फाइंड होगी। अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब हमारे पास एक ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसी रेगुलर पॉलीगॉन हो, ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50, और उसका एक एक्सटीरियर एंगल 50 का हो, मतलब हर एक एंगल उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 50-50 के हों। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने रीजन भी देनी है टू सपोर्ट योर आंसर। लेकिन जी पहला तो सीधा सीधा इसका आंसर है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है, ये रीजंस आपने देनी है। मैं 2 रीजंस आपको बताऊंगा जी यहाँ पे। सबसे पहला जो पहला पॉइंट है, मैंने लिखा है जी कि नो, बिकॉज 360 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 50। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लॉजिक हुई, ये सर ने क्या कह दिया। देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल, जब सारे एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स जब आप करते हैं तो वो होता है 360।
अगर लेट्स सपोज आपका एक, ये तो सारा है ना, सारे मिला के 360 होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 50 का हो, अब आप खुद चेक कर लें, अगर हम ऐसा कोई नंबर है होल नंबर प्रॉपर कि अगर हम उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 360 आ जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। आप चेक कर लें, 50 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें 300 आ जाएगा, फिर आप 7 से करके देखें वो 35 हो जाएगा, 350, 360 नहीं बनता। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि अगर एक एंगल है तो फिर उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 360 बन जाना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि 360 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 50, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है अगर आप 50 को उसमें मल्टीप्लाई करें तो 360 आ जाए, ठीक है। एक तो रीजन ये होगी। तो दूसरा, अगर हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल यानी कि जिसको हम थीटा कह देते हैं वो 50 है, फिर हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन कितने साइड्स वाली है। तो ये फार्मूला है जी, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा। थीटा की जगह मैंने 50 पुट किया, दोनों को डिवाइड करें तो ये आता है 7.2 साइड्स। आप देखें, अब साइड जो है वो 7.2 है, जबकि साइड्स हमेशा एक होल नंबर होता है प्रॉपर, ये फ्रैक्शंस नहीं चलती। इससे भी ये आइडिया हो रहा है कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैंने इसकी डिटेल रीजन भी लिख दी कि द नंबर ऑफ साइड्स n, ये जो आपने n निकाली है ऑफ पॉलीगॉन मस्ट बी अ होल नंबर, एक होल नंबर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, ये ऐसे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। एज 7.2 इज नॉट अ होल नंबर, जैसा कि 7.2 एक होल नंबर नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास एक ऐसी रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 50 का है, ठीक है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट तो इजी है, ये आपको समझ आ गया होगा। पहला दोबारा से बता रहा हूँ कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल के लिए ये होता है, टोटल एंगल होता है 360, और एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसको हमेशा अगर आप किसी एक प्रॉपर होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 360 बन जाता है, जबकि आप 50 का देख लें 50 नहीं बन रहा। इसलिए हमने ये लिखा कि ये मल्टीपल नहीं है 360 का, ठीक है। जब नहीं है तो फिर वो एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल हो ही नहीं सकता फिर ऐसा हमारे पास, ठीक है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेम दी पॉलीगॉन, हमें एक ऐसा नाम बताना है ऐसी पॉलीगॉन का हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। मतलब एक ऐसी पॉलीगॉन का आप नाम बताएं जिसमें आप सारे इंटीरियर एंगल को जमा करें और सारे एक्सटीरियर एंगल को जमा करें तो दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, ये तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही होता है। अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी शेप है जिसका इंटीरियर एंगल्स भी जो वो 360 ही हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शेप है हमारे पास स्क्वायर। मैं आपको शेप बना के भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले ये भी बता दूं, सिर्फ स्क्वायर नहीं बल्कि आप रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी 360 बनता है। इन सिंपल वर्ड, क्वाड्रिलेटरल, ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं, इज अ पॉलीगॉन इन विच, जिसमें द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो 4 साइड वाली जो शेप्स होती हैं उनके जो इंटीरियर एंगल्स का सम करें और एक्सटीरियर एंगल का सम करें तो दोनों इक्वल होते हैं। हमने एक नाम लिख दिया स्केयर, आपकी बुक में भी स्केयर लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं जी। ये लेट्स सपोज मैंने स्केयर शेप बनाई, अब हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है जी कि ये सारी इसकी साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये 90 का एंगल बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अगर चारों को जमा करें तो ये बनता है जी 360। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। अच्छा, एक्सटीरियर को सम करने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 ही होता है। अगर आप चेक करना चाहें भी तो आप में चलें, आपकी आसानी के लिए ऐसे बना देता हूँ। देखें, अगर ये 90 का है, टोटल 180 का होता है, अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको एक्सटेंड करके देख लें, ये अगर 190 का है तो ये भी 90 का होता है, अब दोनों 180 बन जाएंगे दोनों मिलके। इसी तरह ये वाला भी, ठीक है, और ये वाला भी। ये लाजमी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आपकी मैं आसानी के लिए ज़रा लिख रहा हूँ। तो ये आप देखें कि दोनों इक्वल ही हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जी हमारे पास। तो नाम क्या होगा उसका, स्क्वायर। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वो वेरी इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जी। दी सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स
ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब सारे एंगल्स इंटीरियर वाले अगर आप जमा करें, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। देखिए जी, आप एक छोटा सा काम कर लें पहले, ये जैसे मैंने किया है, लेट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम के लिए मैंने एस का वर्ड यूज़ किया, इंटीरियर के लिए आई। तो जो इंटीरियर एंगल्स का सम है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस आई से, और इसी तरह सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस ई से। एस मीन सम और ई समझ लें एक्सटीरियर, तो ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, देखिए उसने कहा है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक हो गया, ये किसके इक्वल है, इज 4 टाइम्स, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दें जी, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को हमने कहा एस ई। ये कंडीशन बेसिकली दी हुई है कि जो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है 4 टाइम दी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के। डियर फ्रेंड्स, ये रिमाइंडर मैंने आपके लिए लिखा दिया है, आप लोगों ने एक दफ़ा दोबारा से देख लें। आपको वैसे मैंने बेसिक कंसेप्ट में ये बताया था, ये याद रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला ये होता है, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो आपको पता है वो होता है 360। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने, जो भी आपको काम आएंगे। देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एस आई, ये इक्वल होता है जी n-2, ठीक है, मल्टीप्लाई 180 के, ये हमने इसकी जगह ये लिख दिया, आगे 4 इसी तरह, फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो कि होता है 360, इधर आप लिख लें 360। अच्छा, टारगेट क्या था वो तो हमने देखा ही नहीं। आइडेंटिफाई दी पॉलीगन, ये हम काम सारा क्यों कर रहे हैं, देखिए आइडेंटिफाई दी पॉलीगन, आइडेंटिफाई तब होगा जब हमें ये आइडिया होगा कि पॉलीगन की साइड्स कितनी है। जब हमें ये पता चल जाए ना कि साइड्स कितनी है, जैसे मैं कहता हूँ 3 साइड्स हैं, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा अच्छा ये तो ट्राइंगल है। मैं अगर कहता हूँ जी 4 साइड है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी। इसी तरह 5 वाली को पेंटागन, 6 वाली को हेक्सागन, तो हमें फिर आइडिया हो जाता है। लेकिन टारगेट ये है कि साइड्स पता हो, इसलिए हम ये सारा काम जो भी करेंगे पहले फाइंड करेंगे साइड्स, और साइड्स अगर हमें पता चल जाती हैं तो समझ लें कि आपकी पॉलीगॉन आइडेंटिफाई हो गई है। स्टार्ट हमने कैसे लिया जी, ये जैसा कि आपको कंडीशन गिवन थी, मैंने सिंपल जस्ट इसकी जगह ये फार्मूला पुट किए इसके। अब अगर आप देखें यहाँ से हम इजीली एन फाइंड कर सकते हैं, और एन फाइंड होने की देर है आपकी पॉलीगॉन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। आप देखिएगा, अब हम क्या करते हैं जी, 360 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1440 डिग्री, और ये आप इसी तरह लिख लें जी n-2, और ये मल्टीप्लाई 180। आपको n चाहिए, 180 इधर आके, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमने कर दिया जी 180 को डिवाइड, और इधर रह गया n-2 सिर्फ। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, n-2, ये -2 इधर आके हो जाएगा +2, सो ये आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है, इधर रह गया था n, तो ये n 10 क्या चीज़ है जी, ये साइड्स हैं। अब आप बताएं जो 10 साइड्स वाली पॉलीगॉन होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया जी, द पॉलीगॉन विद 10 साइड्स इज अ डेकागॉन। तो ये देखा जी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या किया हमने, सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स की मदद से। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो बहुत ही आसान है जी। एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 12, ठीक है, एक्सटीरियर में यहाँ पर लिख लेता हूँ, वर्ड्स में लिख लेता हूँ, आप कोई लेटर यूज़ करना चाहें तब भी ठीक है। एक्सटीरियर एंगल आपको दिया गया जी 12 डिग्री, ठीक हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है जी, सम ऑफ, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये आपने फाइंड करना है, ये आपको गिवन है, ये आपने फाइंड करना है। बड़ा आसान काम है जी। देखें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का क्या फार्मूला है, मैं दोबारा से लिखता हूँ कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी, ये किसके इक्वल होता है, n-2। ये फार्मूला आपने याद रखना है जी, मैं बहुत दफ़ा बेसिक कंसेप्ट में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये फार्मूला है जी आपका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास n तो है ही नहीं, अगर n नहीं है तो हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फाइंड ही नहीं कर सकते। सो अब हमने क्या करना है, फिर n फाइंड करना है। पहले n फाइंड करना यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो n आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, अभी देखें। ये मैं ज़रा साइड पे हल कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं फॉर n, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा है जी, n = 360 डिवाइड बाय थीटा, ठीक है, आपने पढ़ा था।
और 360 तो ठीक है। थीटा आपको मतलब क्या है, थीटा एक एक्सटीरियर एंगल है, जो कि देखें एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 12, तो ये आपने लिखा 12। अब दोनों को आप डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 30, ठीक है। तो ये n देखें फाइंड हो गया। अब आप ये वाला n यहाँ पर पुट करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, इजीली यहाँ पर n की वैल्यू जो हमारे पास 30 आ गई है, ये इधर पुट कर लिया 30 माइनस 2, ठीक है, सॉरी ये 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 180, ठीक है। और 30 माइनस 2 करें तो ये आ जाएगा 28, फिर मल्टीप्लाई 180, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5040 डिग्री। तो ये आपका जी फाइंड हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन और सप्लीमेंट्री। अब पहले तो ये समझना पड़ेगा ये सप्लीमेंट्री है क्या, ये स्टेटमेंट जरा है क्या है। इस स्टेटमेंट को मैं सिंपल करके आपके सामने लिख देता हूँ। वो सिंपल ये है कि अगर आप एक इंटीरियर एंगल लेते हैं, ठीक है, एक ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एडजेसेंट, ठीक है, ईच एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल, तो ये होते हैं जी 180। तो अगर आप दो एंगल्स को जमा कर रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं, तो वो आता है 180, तो वो आप समझ लें कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पर भी उसने ये कहा कि अगर आप एक इंटीरियर एंगल लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उसके साथ जो बन रहा है, मैं इधर ना इसको ऐसे ना क्लियर बॉक्स में कर लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जी, ठीक है। आप ये देखें ये आपका इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इसके साथ एडजेसेंट कहते हैं जो बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला ये एक्सटीरियर एंगल है। दोनों को अगर आप जमा करें तो ये टोटल बनता है 180। ये बात बेसिकली स्टेटमेंट में कहा गया, लेकिन ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। ऐसे सिर्फ बता नहीं देना, ये तो उन्होंने खुद बताया हुआ है, मैंने आपको सिंपल करके बता दिया है, ठीक है। लेकिन अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखें बड़ा आसान तरीका जी प्रूव करने का तरीका ये है कि आप पहले ये देखें कि ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है, ठीक है। ईच, क्योंकि यार वर्ड उन्होंने यूज़ किया ईच इंटीरियर एंगल और एक ही एक्सटीरियर एंगल है। सो आप पहले देखें कि ईच एक्सटीरियर एंगल का आपके पास फार्मूला है जी n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फार्मूला कहाँ से आया, तो बेसिक कंसेप्ट में मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला ये है, और इसी तरह ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है जी, वो भी लिख देता हूँ। ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है जी 360 डिवाइड बाय n। ये दोनों के आपने लिख लिए क्योंकि हमें एक इंटीरियर एंगल चाहिए और एक एक्सटीरियर चाहिए, दोनों को ऐड करके हमने आंसर लाना है 180। तो सपोज कर लें कि ये हमारा एक इंटीरियर एंगल है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, दोनों को ऐड करें, सम करें तो 180 आना चाहिए। तो ऐड करके देख लेते हैं जी, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ये मैंने लिखा जी कि ईच इंटीरियर एंगल और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल, ईच को हमने सपोज ये हमारा हो गया जी n-2, ठीक है, मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n। ये हमारा हो गया इंटीरियर, प्लस इसमें एक्सटीरियर कर दें 360 डिवाइड बाय n। अब इस सारे का रिजल्ट अगर हमारे पास 180 आ जाता है तो हम कह देंगे जी ये बात प्रूव हो गई है कि ये वाकई ही सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब सॉल्व करते हैं जी, इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम इसका आ जाएगा n। देखिए अगर ये चीज़ ये और ये अगर ये तीनों सेम है तो आप डायरेक्ट ये चीज़ प्लस ये ऊपर वाले लिख सकते हैं, नहीं तो आप यूँ देख लें n का टेबल n पे 1 टाइम जाएगा, 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180, फिर प्लस इसी तरह n का टेबल n पे 1 टाइम, 1 को जब आप 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360। इसको सॉल्व करें, देखिए 180 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 180 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 180 डिग्री n, माइनस 180 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 360, फिर प्लस आगे भी हमारे पास ये लिखा हुआ है 360 डिवाइड बाय n। ये प्लस का और ये माइनस का हो गया कैंसिल, हमारे पास रह गया जी 180 डिग्री n डिवाइड बाय n। अब n से कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाता है जी 180 डिग्री। ये आपने देखा कि हमने प्रूव भी कर लिया। सो ये बात क्या होगी है, प्रूव्ड होगी। यहाँ पर आप नीचे स्टेटमेंट में लिख दें वही क्वेश्चन वाली सारी, ठीक है जी। ऐसे ये सारा मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट उठा के लिख दिया, ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग के समझ लें उसके साथ ही जो है, ठीक है,
एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन आर सप्लीमेंट्री, तो ये प्रूव हो गया। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है और यकीन करें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, फाइंड दी नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स को आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइड यानी कि n फाइंड करना है इन अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है जी, ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है 72 डिग्री का। एक्सटीरियर एंगल को आप जो है वो थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको आप थीटा कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। फाइंड क्या करना है जी, n नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है जी, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा। अब ये है क्या, थोड़ा सा ये भी चलें एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। n बेसिकली नंबर ऑफ साइड्स को कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, ये इक्वल होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड्स को हम n कह देते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमारे पास होता है 360 और ईच एक्सटीरियर एंगल को हम यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चलें, आपके लिए मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया काम। अब आपको पता चल गया कि ये फार्मूला कैसे आया। अब हम लिखते हैं जी 360 इसी तरह, और ईच ये हमें दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है 72, तो ये हमने लिख दिया 72। दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 क्या चीज़ है जी, साइड्स हैं। सो ये n की वैल्यू आपके पास आ गई 5। देखा जी आपने, कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, ये भी आसान है। द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। आप देखिए पेंटागन कौन सी होती है, जिसकी 5 साइड्स होती हैं और 5 एंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें से उन्होंने बात किया था एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन आर। मैंने आपको बताया ना कि पेंटागन 5 साइड्स वाली होती है और 5 एंगल होते हैं। उसके 5 के 5 एक्सटीरियर एंगल उसने दिए हुए हैं। एक ये ऊपर डिग्री का साइन समझ लें, ये एक एंगल है, 2 3 4 और ये 5। तो उसने कहा जी फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, एक एंगल आपने बताना। देखिए बेसिकली ये एक एंगल है, लेकिन इसमें y की वैल्यू हमें नहीं पता, प्रॉपर एक डिजिट्स हमें नहीं आइडिया कि ये कितना एंगल बन रहा है। सो वो हमने फाइंड करना है। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, इसमें आपने ये करना है कि एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं जी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, मतलब जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, 5 हैं 10 हैं जितने भी हैं, अगर आप सबको जमा करें तो वो आपके पास आता है 360, ठीक है, ये तो वेल नाउन है। अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल तो आपको 5 हैं टोटल हमारे पास पेंटागन के, पांचों के पांचों दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लिख लेना है y + 5, ठीक है, सम करना है ना सबका, प्लस इसी तरह फिर हमारे पास है जी 2y + 3 डिग्री, ये ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, फिर प्लस 3y + 2 डिग्री, प्लस इसी तरह 4y + 1 डिग्री, और प्लस आ जाएगा जी 5y + 4 डिग्री इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी कि इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप ट्रिक ये यूज़ करें कि सपोज ब्रैकेट ख़त्म करना है, ठीक है, सिंपल सी। जब आप ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, आप ये जो y वाली टर्म्स है ना, ये गट्ठी लिख लें। जैसे मैं लिख देता हूँ y प्लस, फिर इधर से ये 2y, फिर प्लस ये आ जाएगा 3y, फिर प्लस 4y और प्लस 5y, ये y वाली टर्म सारी, ठीक हो गया। अब जो सिंपल नंबर है वो लिख लेता हूँ, प्लस अब ये 5 + 3, फिर प्लस ये आ जाएगा 2, फिर प्लस 1 और प्लस 4 इज इक्वल टू 360, ठीक हो गया जी। सपोज आपने क्या किया, यहाँ से डिग्री का साइन, इधर से डिग्री का साइन ख़त्म कर दिया दोनों तरफ से, और ये सिंपल आपने ब्रैकेट ओपन की, सिंपल लिख लिया। अब ये y वाले सारे ऐड करें, कितने हैं जी, 5 और 4 9 और ये 13 हो जाएगा आपके पास 12, और ये 14 और एक 15, तो ये आ गया जी 15y प्लस, इसी तरह नंबर्स को ऐड करें तो ये आ जाएगा 5 3 8 10 11 और ये भी आ रहा है 15 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 360। अब आपने क्या करना है, आपको y अगर आपको पता चल जाए ना, तो y की वैल्यू अगर यहाँ पर आप पुट करें तो आपको वो एक एंगल भी पता चल जाएगा। टारगेट भी हमारा यही है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ठीक है। ये एंगल बेसिकली जस्ट y का प्रॉब्लम है, यहाँ पे y पता चल जाए, लेट्स 5 का 10 आ जाए, 10 + 5 20 पता चल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, y की वैल्यू अब इजीली फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर 15y, ये प्लस 15 इधर जाके हो जाएगा -15,
360 में से जब 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 345 और ये 15y y इज इक्वल टू 345 डिवाइड बाय 15, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23। सो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 23। अब हम जो 5 हमें एंगल्स दिए गए ना ये वाले, ये तो सिंपल थे ना, अब हम प्रॉपर एक नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से एंगल्स हैं वो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये मैंने लिख लिया जी टू फाइंड ईच एंगल। अब पहला एंगल जो है जो हमें यहाँ पर दिया गया वो है y प्लस 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चलिए थोड़ा सा आसान काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं जी फर्स्ट एंगल, क्योंकि 5 है ना तो ज़रा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एंगल जो है वो हमारे पास जो हमें गिवन है वो है y प्लस 5 डिग्री, लेकिन प्रॉपर हमें नहीं नंबर ये पता चल रहा है कौन सा। अब हम इजीली बता सकते हैं y की जगह आप क्या लिखेंगे 23 प्लस 5 करेंगे, ठीक है, डिग्री का साइन इसी तरह बनाएं, ये आपके पास आ जाएगा 23। इसको मैं ज़रा ब्लैक से लिख लेता हूँ ताकि ये हमारा आंसर ज़रा हाईलाइट हो जाएगा, ये 28 डिग्री, ठीक हो गया जी। अब हम दूसरा एंगल फाइंड करते हैं, दूसरे को हम क्या लिखेंगे सेकेंड एंगल। अब सेकेंड एंगल हमें यहाँ पर क्या दिया गया जी 2y प्लस 3 डिग्री, 2y प्लस 3। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी 2y प्लस 3 और ये आ गया डिग्री प्लस यहाँ पर 2, ठीक है, ये इसी तरह लिख लेते हैं जी 2 और y की वैल्यू हमारे पास 23 है, प्लस 3 कर लेते हैं और 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46 प्लस 3, थोड़ा सा जस्ट एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा और ये आ जाएगा। सो इसको ब्लैक से लिखते हैं, लाजमी नहीं आप परेशान नहीं हो जाना कि सर ब्लैक से लिख रहे हैं तो इसकी लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है जी, जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। पहला एंगल ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब हम थर्ड एंगल फाइंड करते हैं जी, थर्ड एंगल हमें दिया गया जी, यहाँ पर चेक कर लेते हैं 3y प्लस 2, ठीक है, 3y प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 2, ठीक है जी। और अब आपने क्या करना है 3y की जगह आ जाएगा 23 प्लस 2, ठीक है, डिग्री 23 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 प्लस 2 और इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये 71, सॉरी फिर ब्लैक से लिखना था, कोई मसला नहीं, ठीक है, 71 डिग्री। अब नेक्स्ट इसी तरह हम फोर्थ और फिफ्थ एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। तो 4 की वैल्यू जो हमें दी गई है जी वो ये है 4y प्लस 1, तो 4y की जगह हम लिखेंगे 23 प्लस 1 डिग्री, 4 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये 92 प्लस 1, ठीक है जी, और ये आपके पास आ जाएगा 93 डिग्री। अब नेक्स्ट इस तरह फिफ्थ जो है ना वो हमें ये दिया गया है, इसको प्रॉपर क्लियर कर लेते हैं। y की जगह 23 प्लस 4, 23 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 115 प्लस 4, आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 119, ठीक है। ये आपने देखा जी हर एक एंगल हमारा फाइंड हो चुका है, यही टारगेट था हमारा। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी, अ कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज़ 14 डायगोनल्स। वैसे आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ बता दूं, कन्वेक्स पॉलीगॉन एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसमें सारे एंगल्स 180 से कम होते हैं, इसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अ कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज़ 14 डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें दिए गए हैं 14। फाइंड दी नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड क्या करना है जी नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड्स के आगे, नंबर ऑफ साइड्स को n कहते हैं और इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको मैंने एक फार्मूला शायद बताया था ना, यानी मुझे खुद भी याद नहीं पड़ा अभी स्टार्ट में कंसेप्ट में, अगर नहीं बताया तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपके पास एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फार्मूला होता है जी n और ब्रैकेट n-3 डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। बुक का जो पेज है जी 214, ठीक है, 214 के ऊपर है और की फैक्ट्स जहाँ पे दिए हुए ना एंड पे, वहाँ पे लिखा होगा, ये आपने अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसी की मदद से हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स ये n। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको कितने दिए गए जी 14। नंबर ऑफ डायगोनल्स की जगह यहाँ पर आप लिख लेंगे 14 इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा जी
इसी तरह n -3 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पर आपने 14 पुट कर लिया। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ये 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है 14 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 × 2 इज इक्वल टू, और n से मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर माइनस ये n 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3n, और ये बन जाएगा जी 28 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n। और आप क्या करें, 28 को इधर शिफ्ट कर लें, n स्क्वायर माइनस 3n, और ये इधर आके -28, और इधर कुछ भी नहीं रहेगा तो 0। ये बेसिकली एक इक्वेशन बन गई है। इस सारे को हम इधर लिख लेते हैं, 0 को इधर लिख लेते हैं। तो ये n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये एक आपने शायद अभी नहीं पढ़ा, इसको फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, थोड़ी सी नई चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। देखिए जी, हमने n की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, इसको यहाँ पर करेंगे फैक्टराइजेशन। अब आपने फैक्टराइजेशन को समझना है। पहला तो काम आपने ये करना है, इसको ऐसे अरेंज करना है, n स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर n वाली, फिर इसको कहते हैं कांस्टेंट जो सिंपल होती है, फिर इज इक्वल, फिर 0। n स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा, अब जैसे कि यहाँ पर 3 है, ये कोफिशिएंट इसको कहते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। आपने क्या करना है जी, लेट्स मैं इसको खुद से 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, इस कुछ भी ना हो तो 1 आपने समझना है। 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट नंबर से। ठीक है, 1 को जब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर रफ एक साथ कर लेते हैं, तो 128 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 28। साइन जो भी इसके साथ होगा वही लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, पहला काम ये हो गया। अब आपने नेक्स्ट ये करना है, कोई ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाए। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा जी 7 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाता है। माइनस को आपको कुछ देर के लिए इग्नोर कर दें, 7 4 28 हो जाता है। इन्हीं दोनों नंबर्स के आपने देखना है कि बेसिकली आपने वो 2 नंबर्स देखने हैं कि उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाए, और अगर प्लस करें या माइनस करें ये आपकी मर्जी है। आंसर आना चाहिए ये -3। ठीक है, अब मैं पहले लिख देता हूँ -3। अब कैसे आएगा इन दोनों की मदद से, आंसर में मैं माइनस चाहिए, इसका मतलब बड़े के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये इधर भी आप माइनस लगा दें। अब आप दोनों मल्टीप्लाई करके देखें -28 आ जाएगा। सो ये 2 नंबर आपके सिलेक्ट हो गए। यहाँ पर आपने क्या करना है जी, n स्क्वायर, अब ये जो मिड वाली टर्म है ना, इसकी जगह ये 2 नंबर लिख देना है। ठीक है, -7n, ठीक है, और +4n, ठीक है, दोनों के साथ n लगा देना, और आगे -28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने क्या किया, मिड टर्म को, इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक कर देना। अच्छा, अब हम इसमें ये करेंगे, और आसान तरीका ये भी है ट्रिक के जरिए कि आप माइनस को इसी तरह लिख दें। इसको अगर आप S3 को 3n को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 3n को आप लिख सकते थे 7n माइनस, फिर आपको करना पड़ता है वो, जब आप ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर प्लस हो जाता है। ऐसे चले मैं आपको ये भी टेक्निक सिखा देता हूँ। इसमें ये होता है, आप ज़रा क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आप यूँ कर सकते हैं, n स्क्वायर -3n -28 इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये n स्क्वायर लिखें, माइनस को आप छोड़ दें, 3n की जगह आप लिख लें 7n -4n, क्योंकि 7 - 4 करेंगे तो ये वापस 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टेक्निक है, जस्ट ट्रिक है। प्रॉपर आप, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप प्रॉपर मेथड को सीखें, ये आपकी गलती भी हो सकती है। तो ये n स्क्वायर, अब ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा +4n। ठीक है, तो ये देखा आपने, वही चीज़ सारी बन गई। लेकिन ये ट्रिक है, ट्रिक कभी कभार गलत भी हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रिक पे ना जाएं, प्रॉपर मेथड पे फॉलो करें। ठीक है, इस पर लिख देता हूँ जी रफ वर्क। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो पहले 2 हैं और ये वाले 2 हैं, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है जी, n। दोनों में है, जो n कॉमन लिया, एक n कॉमन ले लिया, एक रह गया -7। अच्छा, आगे भी आपने अब ऐसा नंबर इन दोनों में से कॉमन लेना है कि आपके पास ये चीज़ बने n -7। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में आपके पास n -7 ही आना चाहिए। अब देखें, आपको यहाँ पर n चाहिए तो 4 एक्स्ट्रा, अगर आप 4 ही कॉमन ले लें, ठीक है, +4 अगर आप कॉमन ले लें तो आप देखें ये n रह जाएगा और ये आपका आ जाएगा 7, क्योंकि 4 7 28 होता है। अब आपने क्या करना है जी कि इन दोनों में से कोई एक लिख लेना है जी n -7, और एक लिखना है n +4 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये वाला भी, ये वाला दोनों 0 के इक्वल है, सो n -7 को भी 0 कर दें और n +4 को भी 0 के इक्वल कर दें। तो ये जो -7 है दूसरी तरफ जाके +7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा जी -4। आप देखें जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि फ़लाँ एक पॉलीगॉन है, उसकी कितनी साइड्स हैं, आप कहेंगे जी 4 हैं, 7 है, 9 है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता। इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये मैंने लिख दिया जी कि नंबर ऑफ साइड्स n मस्ट बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको आपने इग्नोर कर देना है। ये पॉजिटिव वाला आपने सेलेक्ट करना है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स n विल बी 7। तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर होगा। बेशक यूं भी लिख दें कि नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ साइड्स विच इज इक्वल टू n और ये इक्वल है 7 के। तो ये आपका जी फाइनल आंसर आ जाता है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है। फाइंड दी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। फाइंड क्या करना है जी, यहाँ पर लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n आपको कितनी दी गई हैं जी 13, नंबर ऑफ साइड्स को हम n कहते हैं, n आपको 13 दी गई हैं, ठीक है जी। अब आपके पास देखें, आपने फाइंड ये करना है नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। आपके पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का एक फार्मूला भी है, जो कि ये है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल होता है n-2, ठीक है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब n तो आपको पता है जी 13 है, सिंपल यहाँ पर आप लिखेंगे 13-2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 13-2 करेंगे तो ये आ जाएगा 11 माइनस फिर 180, 11 मल्टीप्लाई 180, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 1980। तो ये आपके पास जी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फाइंड हो गया। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी बड़ा आसान है। दी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिख लें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल है 2880, ये आपको गिवन है। हाउ मेनी साइड्स, साइड्स को आपको पता है आप n कहते हैं, n आपने फाइंड करना है। बड़ा आसान सा एक फार्मूला है जी, यही आप लगाएंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वाला, इसकी मदद से आप n फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला में दोबारा से लिख देता हूँ जी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है जी n-2 मल्टीप्लाई 180, ये बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा था। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये साइड आपको दिया हुआ है, आपके पास है जी 2880, ये आपको दिया हुआ है, और इधर आप लिख लेंगे n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। अब आपने बेसिकली n फाइंड करना है, n इजीली फाइंड हो सकता है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा जी डिवाइड, 180 से हमने कर लिया इसको, ये एक मिनट जी, ये डिवाइड कर लिया, और इधर रह गया n-2, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो n-2, ये -2 इधर आके हो जाएगा +2, सो ये n आपके पास बन जाएगा जी 18, ठीक है। इसको बेशक आप n को इधर लिख लें, 18 को इस तरफ लिख लें, और साथ लिख दें जी ये क्या चीज़ है, ये साइड्स हैं। तो ये हमने देखा जी, अगर हमारे पास कोई ऐसी पॉलीगॉन है जिसका टोटल एंगल्स ये 2880 है, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स बनती हैं जी 18। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ठीक है जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, और ये दिल से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ये कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, और अगर आप लोग अभी तक फजल एकेडमी का हिस्सा नहीं बने हुए, हिस्सा कैसे बनना है जी, फजल एकेडमी का पार्ट कैसे बनना है, सिंपली आपने फजल एकेडमी का जो नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब करें और फजल एकेडमी का हिस्सा बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 100K से ऊपर हमारे जो है वो हम फाइनली जो हमारी फैमिली है वो हो चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह टारगेट है जी 1 मिलियन का, एक दिन आएगा, अल्लाह पे यकीन है, तो इंशाल्लाह हम 1 मिलियन पे भी पहुँचेंगे। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।